बाब एल मंदाब स्ट्रेट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप मैप से क्लियर हैं तो फिर जो भी पार्ट हो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई भी पार्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं। ये है बैब एल मंदाब जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी का एक गल्फ है, दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट बैब एल मंदाब। लिसन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पर्शियन गल्फ जो है वो लैंड लॉक्ड है, यानी कि पर्शियन गल्फ सिर्फ एक ही तरफ से खुलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए अरेबियन सी से मिल जाता है। एट द सेम टाइम बैब एल मंदाब जो है वो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन यानी कि अरेबियन सी के पार्ट से कनेक्ट करता है। लेकिन साथ साथ यहाँ जो स्वेज कनाल है उसके कारण ये रेड सी स्वेज कनाल होते हुए ये आर्टिफिशियल है, ये मेडिटरेनियन सी से भी कनेक्टेड है। ये सिनाई पेनिनसुला है और यहाँ मोस्ट कन्फ्लिक्टेड जोन अभी का जिस समय ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजराइल, जो कि वर्ल्ड का अभी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन खींचे हुए है, यहाँ वो इजराइल वाला पार्ट है। यहाँ इजिप्ट है, सूडान है। तो ये सारा मैप और पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है हमें यहाँ समझ में आ रहा है। ये है यमन, और यमन के ही हौथी रिबल्स ने ऐसा धमकी दिया है कि वो इजराइल से रिलेटेड, इजराइल के फेवर में कोई भी ऐसा शिप जो यहाँ से पास करेगा, चाहे वो पैसेंजर शिप हो चाहे वो कार्गो शिप हो, वो इसे टारगेट करेंगे। तो इस तरह की बातें शुरू हुई है। हाल ही में हम जानते हैं कि वही 19 नवंबर की बात है या 20 नवंबर की, तो इंडिया के गुजरात आ रहा था एक कार्गो शिप जिसे कि यमन के हौथी रेबल्स ने एक हेलीकॉप्टर लैंड करा करके उसे कब्जा किया था, उसे हाईजैक किया था, और जो भी 25 उसमें कार्गो मेंबर्स थे उनको बंधक बना लिया था। तो वो जो है उनका एक अप्रोच था कि हम इजराइल से रिलेटेड कोई भी शिप को हम टारगेट करेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि वो इंडिया आ रहा था, टर्की से चला था, तो फिर वो कैसे इजराइल का हो गया। तो कहा जाता है कि वो जो शिप था ना, वो जिस कंपनी का शिप था उस कंपनी का फाउंडर कोई इजराइल के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। फिलहाल रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आ रहा है कि बाब एल मंदाब शिपिंग लेन बिकम्स टारगेट एज इजरायली फाइट्स हमास। तो इनका कहना है कि जब जब इजरायली हमास को अटैक करेंगे तो हम भी यहाँ पर बाब एल मंदाब में उस तरह का कोई भी शिप जो इजराइल से कनेक्शन रखता है हम उस पर अटैक करेंगे। तो ये एक न्यूज़ है और उसी से रिलेटेड अपना यहाँ एक एनालिसिस है। तो बाब एल मंदाब स्ट्रेट क्या है? इट इज़ स्ट्रेट बिटवीन अरेबिया। तो जो मैंने आपको बताया वहाँ पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर नोट करके दे दिया गया है। आप अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हैं या फिर इस PDF को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको रोज़ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डेली टेलीग्राम चैनल अपडेट होता है और उस पर आज के डेट का या फिर जिस डेट का आप करंट अफेयर्स नोट्स खोजेंगे आपको मिल जाएगा। इट फॉर्म्स अ वाइटल स्ट्रेटेजिक लिंक इन द मैरीटाइम ट्रेड राउट बिटवीन द मेडिटरेनियन सी एंड द इंडियन ओशियन वया द रेड सी एंड द स्वेज कनाल। तो रेड सी स्वेज कनाल होते हुए ये बाब एल मंदाब जो है इंडियन सी यानी कि अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, इनको जोड़ता है मेडिटरेनियन सी से, और ट्रेड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चौक पॉइंट बन जाता है उस हिसाब से। ये रेड सी को एक सेमी इनक्लोज्ड इनलेट भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ एडन से जो रेड सी को कनेक्ट हो रहा है, ये बैब एल मंदाब जो है ये तो नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर है, वाटर बॉडी है, और ये नेचुरल है, नो डाउट। लेकिन इस तरफ से जो ये मेडिटरेनियन सी से कनेक्ट होता है, यहाँ स्वेज कनाल है जो कि आर्टिफिशियल है, और यहाँ पर स्टेयर केस की तरह चढ़ता है। यहाँ पर जो भी शिप आता है वो स्टेयर केस की तरह चढ़ करके उस पार जाता है। तो एक वाटर लेवल का डिफरेंस होने के कारण इस तरह का यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी इनक्लोज्ड इनलेट। इसके अलावा नदर्न पोर्शन ऑफ द रेड सी इज बाइफर्केटेड बाय द सिनाई पेनिनसुला एंड द गल्फ ऑफ अकाबा एंड द गल्फ ऑफ स्वेज। तो ये यहाँ पर स्वेज, यहाँ गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा, इसे गल्फ ऑफ अकाबा कहा जाता है, ओके, एंड हेयर इट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ स्वेज, ओके। यहाँ पर ये बाइफर्केटेड हो जाता है रेड सी नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, या नॉर्थ कह लीजिए, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रेड सी बाइफर्केट होता है, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज, और फिर यहाँ तो स्वेज कनाल होते हुए ये मेडिटरेनियन सी से कनेक्ट हो जाता है। अगर इसके वेस्ट में देखेंगे तो इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूती है,
आगे चलें तो यहाँ सोमालिया है, और ईस्ट साइड बात करें तो यमन है, सऊदी अरबिया है, और यहाँ ईस्ट साइड में अगर देखा जाए तो इजिप्ट भी इसके ईस्ट साइड में, इजिप्ट का ये पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। हेयर इज अनदर मैप, यही समझ लो कि उस मैप को मैंने जूम इन कर दिया है, उसी तरह से इसे समझना है। ये रहा आपका रेड सी, एंड हेयर इज़ द गल्फ ऑफ एडन, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ अरेबियन सी, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। और ये जो एक नैरो वाटर बॉडी है, दिस इज बैब एल मंदैब। और यहाँ से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इस पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ये यमन कंट्री है। और यमन कंट्री में देखिए क्या है कि यमन गवर्नमेंट का ये पार्ट है, ये पिंक पार्ट पर यमन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से अपना रूल रेगुलेशन चला रहा है। लेकिन ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन शेडेड पार्ट, और ये थोड़ा सा जो येलोइश ग्रीन पार्ट है, इन दोनों जगह पर यमन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में रहती है, क्योंकि ये जो पार्ट है इसके ऊपर यहाँ पर हौथी रेबल्स का बहुत बड़ा कब्जा है, दबदबा है, और हौथी रेबल्स के साथ यमन गवर्नमेंट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। यमन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया, तो कभी कभी हौथी रेबल्स का यानी कि यमन के इस पार्ट का सऊदी अरबिया के भी साथ कन्फ्लिक्ट रहता है। इवन मिसाइल आउटरेज भी देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन जब बात इजराइल की आती है तो सारे इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाते हैं। और तो फिर क्या होता है कि जब ये हौथी रेबल्स अटैक करते हैं यहाँ पर शिप पर, तो बाकी जो यमन गवर्नमेंट है, सऊदी अरबिया का जो गवर्नमेंट है, वो भी इसे ऐसा करने से रोकता नहीं है, बिकॉज बात यहाँ इजराइल की है, इजराइल को टारगेट करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एक सेफ्टी मिल जाता है इन गवर्नमेंट से। अदरवाइज सऊदी के गवर्नमेंट या सऊदी के सोल्जर्स, सऊदी के फोर्सेस या यमन के फोर्सेस ऐसा करने से इसे रोक सकते थे, लेकिन ये लोग इजराइल की बात करते हैं, दैट्स वाई ये लोग अटैक कर पाते हैं। और दूसरी बात यहाँ ये है कि आखिर कन्फ्लिक्ट क्यों है, तो थोड़ा सा ये जान लो कि ये जो हौथी रेबल्स हैं, जो लीबियन हौथी रेबल्स हैं, इनका कनेक्शन ईरान से है। ओके, तो ईरान को हम देखते हैं यहाँ, तो ये रहा ईरान। तो ईरान से कनेक्शन है यमन के हौथी रेबल्स का। क्यों ऐसा है भाई, सऊदी से इतना झगड़ा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, और ईरान से इतनी फ्रेंडशिप है, ऐसा क्यों? तो देखो सेक्ट की बात होती है, तो शिया सेक्ट जो होता है इस्लाम में, शिया सेक्ट और सुन्नी सेक्ट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कुछ फंडामेंटल्स को लेकर के। तो सऊदी अरेबिया सुन्नी सेक्ट को फॉलो करता है, एट द सेम टाइम जो अभी मैंने आपको ग्रीन शेडेड पार्ट दिखाया था, वो कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पर शिया समुदाय के लोग, मुस्लिम में ही शिया सेक्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। और ईरान तो खैर शिया सेक्ट के लोगों का ही एक कंट्री है, दैट्स वाई ईरान का एक मोरल सपोर्ट हमेशा यहाँ हौथी रेबल्स को मिलता है। और ईरान से सऊदी अरेबिया का अपना एक टसल है, तो ये इनका आपसी टसल है। लेकिन जब बात इजराइल की आती है तो ये लोग एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं, बिकॉज सबको पता है कि जब बात इजराइल की आती है तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड एक होने की कोशिश करता है। दैट्स वाई इट वाज द होल टॉपिक। कैसियोपिया ए, दिस इज अ न्यूज़ फ्रॉम करंट अफेयर्स एज वेल एज साइंस एंड टेक एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये साइंस एंड टेक का न्यूज़ हो जाता है, और एस्ट्रोनॉमी का भी। नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसने एक बहुत ही नया और बहुत ही एक यूनिक पिक्चर कैप्चर किया है। इट इज़ अ न्यू इमेज ऑफ अ स्टार दैट एक्सप्लोडेड इनटू द सुपरनोवा रेमनेंट कैसियोपिया ए। कैसियोपिया ए जो है, ये एक मैसिव स्टार का सुपरनोवा का एक रेमनेंट है, अवशेष है। एक ऐसा मैसिव स्टार जो आज से 340 वर्ष पहले एक्सप्लोड कर गया था, उसका कुछ अवशेष बचा हुआ है, उसी को कहा जाता है सुपरनोवा रेमनेंट। ओके, सुपरनोवा रेमनेंट। और सुपरनोवा रेमनेंट कैसियोपिया ए के बारे में ये कहा जाता है कि ये मैनकाइंड के को जितना पता है, अब तक मानव ने जितना जाना है स्पेस को, इट इज़ द यंगेस्ट रेमनेंट ऑफ द मासिव स्टार इन आवर गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी दैट इज मिल्की वे में सबसे ज़्यादा मैसिव स्टार का सबसे यंगेस्ट रेमनेंट यही है, कैसियोपिया ए। सबसे यंगेस्ट, सबसे यंग है, सबसे नया है, और मैनकाइंड अब तक में इसी को जानता है कि ये सबसे नया है और मिल्की वे में है, हम इसे ढूंढ पाए हैं। इट बिलोंग्स टू द प्रोटोटिपिकल टाइप ऑफ सुपरनोवा रेमनेंट एंड हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड बाय अ नंबर ऑफ ग्राउंड बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज। इसे अक्सर स्टडी किया गया है, और इसके स्टडी से स्टार के बहुत सारे मिस्ट्रीज खुलते हैं। नासा के ही वेबसाइट पर आपको लिए चलता हूँ। ओके, सॉरी, ये नासा का वेबसाइट नहीं है, ये कोई और वेबसाइट है। नासा का ही एक पिक्चर पर आपको लिए चलता हूँ। देखो, ये लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार है।
ये स्टेलर नेबुला जो होता है जिसमें कि बहुत सारे गैसेस होते हैं, हेवी गैसेस होते हैं, ये ग्रेविटेशन के कारण एक जगह आकर के इकट्ठा रहते हैं, कंडेंस्ड रहते हैं, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड स्टेलर नेबुला। फिर ये अपने ग्रेविटेशन के कारण ये फिर इकट्ठा होते हैं, तो फिर ये एवरेज स्टार बन जाता है। छोटा अगर बना तो एवरेज स्टार कहेंगे, अगर बहुत बड़ा बन गया, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और ज़्यादा पार्टिकल था, तो एक मैसिव स्टार बनेगा। और उस स्टार में क्या होगा, हाइड्रोजन भरा हुआ होगा, और वो हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज करता चले जाएगा। तो फिर ये जो सन है, यही समझ लो कि अभी जो ये स्टेट है भी ये सन का स्टेट है, और अभी सन इसी फेज में है, यानी कि स्टेलर नेबुला से अभी वो एवरेज स्टार बना ही है। मैसिव स्टार नहीं है सन, एवरेज स्टार है। आज इस तरह का है सन, हो सकता है 50 लाख या करोड़ों साल के बाद फिर क्या होगा, अरबों साल के बाद, कि जो सन है वो एक रेड जायंट बन जाएगा, यानी कि उसके सारे के सारे हाइड्रोजन हीलियम बन जाएंगे और इसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी, और फिर अपने ही ग्रेविटेशन के कारण ये सिकुड़ता चले जाएगा। कुछ ऐसा बात होगा कि ये जो सन होगा इसका सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर आप ग्रेविटी पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है, अर्थ के ग्रेविटेशन अर्थ का सेंटर से लगता है, यानी कि अर्थ का सेंटर की तरफ हर एक बॉडी अट्रैक्ट होता है, फोर्स लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम अगर सरफेस पर भी खड़े हैं तो हमें अर्थ जो है अपने सेंटर से खींचता है, तो सन का भी सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, और धीरे धीरे ये क्या होगा कि अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहुत ज़्यादा श्रिंक होगा, और श्रिंक होने के कारण इतना ज़्यादा अंदर से टेंशन हो जाएगा कि ये फिर प्लैनेटरी नेबुला में टूटेगा, और नेबुला में टूटने के बाद ये वाइट ड्वार्फ बन सकता है। ये तो एक पॉसिबिलिटी है, जबकि वो स्टेलर नेबुला एवरेज स्टार बना हो। अगर वो मैसिव स्टार बना होता तो मैसिव स्टार से फिर वो रेड सुपर जायंट बनेगा। एवरेज स्टार रेड जायंट बना था, ये रेड सुपर जायंट बनेगा। जब इसका सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये रेड सुपर जायंट बनेगा, एंड देन रेड सुपर जायंट अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अपने ही टेंशन के कारण बहुत ही तेज, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन करता है, एंड दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा। ओके, सुपरनोवा इज ए पावरफुल एंड ल्यूमिनस एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार. A supernova occurs during the last evolutionary stages of massive star, or when a white dwarf is triggered into a runaway nuclear fusion. तो ये क्या है, तो यही कह लीजिए कि सन के लाइफ का एकदम लास्ट फेजेज में से एक है। और सुपरनोवा के बाद फिर दो पॉसिबिलिटी होता है कि या तो वो ब्लैक होल बन जाए या न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। होता ये है कि जो सुपरनोवा जब एक्सप्लोड करता है तो इतना मैसिव वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके सेंटर के तरफ कि जो भी पार्टिकल होते हैं ना, वो इतना इतना फोर्स के साथ एक दूसरे को क्रश करते हैं, इतना फोर्स के साथ एक दूसरे को क्रश करते हैं कि एटॉमिक लेवल तक वो क्रश कर देते हैं एक दूसरे को। उनका जो एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो तक एक दूसरे को क्रश करता है, और क्रश करने के बाद सब कुछ न्यूट्रॉन में बदल जाता है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, उसके बाद फिर वो भी ब्लैक होल बनता है, या फिर सुपरनोवा डायरेक्ट ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन उसका रेमनेंट कई वर्षों तक, कई लाखों वर्षों तक स्पेस में रह जाता है, एंड दैट रेमनेंट इज कॉल्ड, रेमनेंट यानी कि अवशेष, दैट रेमनेंट इज कॉल्ड सुपरनोवा रेमनेंट। ओके, तो सुपरनोवा रेमनेंट इज द स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार इन ए सुपरनोवा। जब कोई स्टार सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है उस समय जो एक स्ट्रक्चर रिजल्ट करता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर जो बचा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा रेमनेंट। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसमें एक शॉक वेव एक्सपेंड होता रहता है, कंसिस्ट ऑफ इजेक्टेड मटेरियल्स एक्सपेंडिंग फ्रॉम द एक्सप्लोजन, एंड द इंटरस्टेलर मटेरियल इट स्वाइप्स अप एंड शॉक्स अलोंग द वे। तो इस तरह की बातें इसमें होती है। ये है सुपरनोवा रेमनेंट वाली कंसेप्ट। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ और है कि द रेमनेंट स्पेंस अबाउट 10 लाइट ईयर्स एंड इज लोकेटेड 10,000 लाइट ईयर्स अवे इन द कॉन्स्टेलेशन कैसियोपिया। तो हम लोगों से ये कितनी दूरी पर है, तो कहा जाता है कि ये 11,000 लाइट ईयर्स अवे है हमसे, और ये कितना स्पैन लिए हुए है, कितने दूर तक फैला हुआ है, तो ये कहा जाता है कि ये 10 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। तो बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है 10 लाइट ईयर्स।
दिस गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सुपरनोवा फेनोमेनन एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन को लेकर के कुछ बातें यहाँ दी गई हैं, जो मैंने आपको अभी पिक्चर के द्वारा बताया था वही यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको दे दिया गया है। अगर आपके पास टाइम है, ऑफ कोर्स होगा ही, निकालना पड़ेगा आपको, तो एक बार पॉज करके इसको पढ़िए, या नहीं तो करंट अफेयर्स के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़िए। एंड आई होप द क्रक्स ऑफ दिस इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड। आपको एग्ज़ाम में इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। साइगा एंटेलोप या साइगा टेटारिका, दिस स्पेसीज वॉज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने इस स्पेसीज के कैटेगरी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड में शिफ्ट किया था। हम सब जानते हैं कि IUCN जो है वो हर साल अपने रेड डाटा बुक को अपडेट करता है। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट वैसे लिस्ट को कहा जाता है जिसमें कि वो कई सारे क्रिएचर्स के नाम को लिखता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर जिनको थ्रेट है उनके एग्जिस्टेंस का। तो उस रेड डाटा बुक में ये साइगा एंटेलोप का भी नाम था, ये ब्यूटीफुल क्रिएचर, इसका भी नाम था, लेकिन अब वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड से शिफ्ट होकर नियर थ्रेटेंड में आ गया है। दैट मीन्स उसकी संख्या में बहुत इंक्रीज आया है। ठीक है, नंबर ऑफ साइगा एंटेलोप्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया होगा तभी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड से सीधे नियर थ्रेटेंड में आया, यानी कि 2 प्लेसेस का छलांग लगाया है इस जीव ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। लेकिन दुख की बात ये भी है कि करीब 44,000 जो स्पेसीज हैं अर्थ पे, वो अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, जिसमें से कि 2000 का जो नंबर है वो बढ़ गया इस साल। यानी कि पिछले साल लास्ट ईयर 44,000 स्पेसीज वाज इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, and this year this number has increased to 46,000. This is a very bad news, and in that bad news साइगा एंटेलोप इज अ रे ऑफ होप कि नहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड से कोई स्पेसीज नियर थ्रेटेंड तक आ सकता है, तो हम बाकी स्पेसीज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल टू रिकवर द नंबर। ओके, साइगा एंटेलोप क्या है? तो लार्ज माइग्रेटरी हार्बीवोर है। अपीयरेंस इसका कैसा है? तो इट हैज़ एन एक्सट्रीमली अनयूजुअल अपीयरेंस। ऐसा अपीयरेंस जल्दी देखने को मिलता नहीं है किसी और क्रिएचर का। विद ए ओवर साइज एंड फ्लेक्सिबल नोज, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ विच एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एक फिल्टर की तरह काम करता है, और ये एक अपने आप में बहुत ही फ्लेक्सिबल और ओवर साइज नोज होता है इसका। देयर लार्ज नोजेज फिल्टर आउट डस्ट किक्ड अप by the herd in the warm summers and warms the icy air before it reaches their lungs in the winter. तो गर्मी के समय में क्या करता है? तो ये डस्ट को फिल्टर करता है, और जाड़े के समय में क्या करता है? तो ठंडा हवा जो इन होता है इसका इनलेट से, उसको लंग्स तक जाते जाते ये गर्म कर देता है। तो ये दोनों काम इसका ये फ्लेक्सिबल एंड लार्ज नोज करता है। हैबिटेट की बात करें तो ये ओपन ड्राई स्टेपी ग्रासलैंड में रहना पसंद करता है, एंड सेमी एरिड डेजर्ट्स में भी ये रहा करता है। प्रेजेंटली इट इज़ फाउंड इन फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशंस विद इन कजाकिस्तान, मंगोलिया, द रशियन फेडरेशन एंड उज्बेकिस्तान। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था साइगा एंटेलोप का। द साइगा हैज़ 2 सब स्पेसीज की बात करें तो 2 हैं। साइगा टेटारिका फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रेंज, जो अभी मैंने आपको बताया, और साइगा टेटारिका मंगोलिका फाउंड ओनली इन मंगोलिया, ये सिर्फ मंगोलिया में पाया जाता है। तो 2 सब स्पेसीज है साइगा का। कंजर्वेशन स्टेटस उसी के बारे में न्यूज़ था, ये अब तो नियर थ्रेटेंड हो गया है, पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। साइट्स में बात करें तो ये अपेंडिक्स 2 में आ गया है। और साइट्स और IUCN को लेकर के एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि साइट्स जो है वो इफ़ेक्टिव हुआ है 1975 से। कंडीशन 10 रेटिफिकेशंस हुए हैं, पार्टीज 184 हैं। ओके, और साइट्स जो है वो अपेंडिक्स में रखता है जो भी स्पेसीज होते हैं थ्रेटेंड। वहेरेज IUCN की बात करें अगर, तो IUCN 5 अक्टूबर 1948 से इसको फाउंड किया गया था, और वर्ल्ड वाइड ये कवर करता है, अपना सर्विस देता है। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं, ये दोनों
वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक. आई होप यू लाइक्ड इट. सिनेरियस वल्चर. रिसेंटली असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, यहाँ एक सिनेरियस वल्चर को देखा गया था. सिनेरियस वल्चर, जिसका कि साइंटिफिक नेम है एजिपस मोनाकस, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रैप्टर्स ऑफ द वर्ल्ड है. ओके. कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड इसको कहा जाता है. ओके. वल्नरेबल से नीचे का ये स्टेटस होता है और लिस्ट कंसर्न से थोड़ा ऊपर का, तो नियर थ्रेटेंड ये स्पीसीज है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूरेशियन ब्लैक वल्चर और मोंक वल्चर, one of the heaviest and largest raptors of the world, one of the two largest old world vultures. ठीक है. ये बहुत पुराने समय से है इस अर्थ पे, ऐसा माना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स. इट इज़ एन एल्टीट्यूडिनल माइग्रेंट विच मीन्स इट माइग्रेट्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर एल्टीट्यूड. ये हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ माइग्रेट करता है. हैबिटेट इसका क्या है, तो this vulture is a bird of hilly mountainous areas, especially favoring dry semi-open habitats such as meadows at high altitudes over much of the range. Distribution: it is Eurasian species. It is mainly found in Spain and inland Portugal, South France, Central Asia, northern India, northern Manchuria, Mongolia and Korea. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है. इसके बाद इसमें कुछ हमें देखना है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में. देखो, ये अरावली हिल रेंज के सदर्न दिल्ली रिज में लोकेटेड है. ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर यह है. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विच रन्स फ्रॉम सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान टू दिल्ली रिज. आप सबको पता होना चाहिए कि जो अरावली माउंटेन है वो करीब 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. बहुत ही पुराना है ये अरावली माउंटेन. और ये जो दिल्ली रिज है या फिर द रिज जिसे कहा जाता है, इट इज़ 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रेटन. इसको क्रेटन भी कहा जाता है अरावली हिल को. वेजिटेशन की बात करें तो इट फॉल्स अंडर द नदर्न ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट टाइप. क्लाइमेट की बात करें अगर, मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स रिमोट इनलैंड पोजीशन एंड प्रिवेलेंस ऑफ एयर ऑफ कॉन्टिनेंटल करेक्टर. यहाँ जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ जो क्लाइमेट है उसमें एयर जो है वो कॉन्टिनेंटल करेक्टर का है, यानी कि समर में एक्सट्रीम वार्म होगा, एक्सट्रीम हीट होगा, और विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड होगा. फ्लोरा की बात करें अगर तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एक डोमिनेंट एग्जॉटिक स्पेसीज है यहाँ पर. वो यहाँ का सबसे ज़्यादा फ्लोरा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पौधा आपको यही प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का ही दिखेगा या फिर डायोस्पिरोस मोंटाना का दिखेगा एज द डोमिनेंट नेटिव स्पेसीज यहाँ आपको देखने को मिलेगा. फौना की बात करें तो गोल्डन जैकाल्स, स्ट्रिप्ड हियानाज, इंडियन क्रेस्टेड पर्क्यूपिन्स, सिवेट्स, जंगल कैट्स, स्नेक्स, मॉनिटर लिजार्ड्स, मोंगूज etc. यहाँ पर देखने को मिलते हैं. सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस न्यूज अबाउट सिनेरियस वल्चर. करार कॉम्बैट ड्रोन्स. ईरान ने रिसेंटली अनवील किया है एडवांस्ड करार कॉम्बैट ड्रोन्स विच इज़ फर्स्ट लॉन्ग इंड्योरेंस कॉम्बैट कैपेबल ईरानियन ड्रोन. ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है. ये कॉम्बैट एयर व्हीकल है, वो भी अनमैन्ड. दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फॉर ईरान. ईरान की अगर बात करें तो 2020 की बात है, 3 जनवरी के दिन उसके एक मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में बगदाद के पास यूएसए ने अपने एक ड्रोन से मार गिराया था. ये अपने आप में एक असैसिनेशन था. उसके बाद ईरान पर इतने सारे प्रोहिबिशन हैं, इतने सारे प्रतिबंध हैं, सैंक्शन लगे हुए हैं, फिर भी ईरान समय समय पर अपना कुछ सक्सेस का प्रूफ देता आया है. और उसी क्रम में ये एक ड्रोन है जो कि कॉम्बैट एयर व्हीकल है, डेवलप्ड बाय ईरान इटसेल्फ. स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाएगा इसे अलोंग बॉर्डर एरियाज, प्रोवाइडिंग एयर डिफेंस यूनिट्स with the capability to intercept and neutralize hostile aerial threats at significantly reduced costs. तो इसमें
कोई व्यक्ति के बैठने की, यानी कि अनमैन्ड है तो इसमें मैन तो होगा नहीं, फुल्ली ये रिमोट कंट्रोल्ड होगा और ये एयर टू एयर मिसाइल से भी आर्म्ड होगा। इसमें एयर टू एयर मिसाइल भी लगे रहेंगे जिसको कि रिमोट कंट्रोल से लॉन्च किया जा सकता है और इससे ईरान का जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो इन्हेंस हो जाएगा। इसके अलावा फीचर्स क्या हैं? द करार ड्रोन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन 2010 has an operational range up to 1000 km. It has a maximum speed granted by its turbojet installation of 560 miles per hour. It reportedly boasts a service ceiling altitude of 47,000 feet. सो अपने आप में बहुत ही एडवांस्ड ये ड्रोन बना करके ईरान ने दिखाया है। सो वी शुड रिमेंबर द फर्स्ट लॉन्ग ड्यूरेंस कॉम्बैट कैपेबल ईरानियन ड्रोन इज नेम्ड एज करार। हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, बिकॉज ईरान और इंडिया के जो रिलेशन है उसमें जो डायनामिक्स है हमेशा चेंज होता रहता है। और अगर यूएस, चाइना और ईरान को हम देखें तो ये जियोपॉलिटिक्स भी बड़ा गजब का है और उसमें ये करार का आना अपने आप में एक कुछ अलग ही और इशारा करता है। मे बी चाइना का भी सपोर्ट रहा हो इसमें, जो भी हो ये ईरान का अपना एक कॉम्बैट एयर व्हीकल है और इसका नाम करार है। हमें इतना याद रखना चाहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। स्मूथ कोटेड ऑटर। रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि कवल टाइगर रिजर्व जो तेलंगाना के नदर्न पार्ट में लोकेटेड है, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्वेटिक स्पेसीज जिसका नाम है नीति पिल्ली इन तेलुगु। सिंस ये तेलंगाना में ये कवल टाइगर रिजर्व है, दैट्स वाई यहाँ के लोकल्स इसे नीति पिल्ली कहते हैं। ओके, तो ये जो नीति पिल्ली है या फिर स्मूथ कॉटेड ऑटर है, ये दिलचस्प जानवर यहाँ पर अच्छे से फल फूल रहा है। ऐसा देखा गया है कि ये जो कवल टाइगर रिजर्व है इज इवॉल्विंग इनटू अ थ्राइविंग हेवन फॉर दिस स्पेसीज। तो देखेंगे कि स्मूथ कॉटेड डियर क्या होता है, स्मूथ कॉटेड ऑटर क्या होता है और कवल टाइगर रिजर्व के भी बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो स्मूथ कॉटेड ऑटर जो है इज ए स्पेसीज ऑफ ऑटर। ऑटर मीन्स ऊद बिलाव होता है, तो ऊद बिलाव का ये एक स्पेसीज है, लेकिन इसका जो फर होता है बहुत ही स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। द ओनली एक्सटैंक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जेनस ल्यूट्रोगेल। आप सबको पता होना चाहिए कि जो लाइफ है, लाइफ को कई सारे किंगडम में बांटा गया, फिर किंगडम को फाइलम में बांटा गया, फाइलम फिर ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप फिर फैमिली में और फैमिली फिर जेनस में बटा। तो ल्यूट्रोगेल जेनस का ये ओनली एक स्पेसीज है दैट इज नेम्ड एज ओटर। इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा। आई एम सॉरी इफ़ आई कांट प्रोनाउंस इट वेल बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सदर्न एशिया फ्रॉम इंडिया ईस्टवर्ड ये पाया जाता है। देयर इज ऑल्सो एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन फाउंड इन द मार्शेस ऑफ इराक। तो इराक के कुछ दलदली इलाकों में भी इसे पाया जाता है। ये वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड से ज़्यादा थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, तो इसकी संख्या यानी कि घट रही है दुनिया में। दैट्स वाई इट इज़ कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल बाय IUCN। साइट्स अपेंडिक्स की बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आता है। हैबिटेट कैसा है इसका? तो मोस्टली फाउंड इन लोलैंड्स, कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, पीट स्वैम्प फॉरेस्ट्स, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, लार्ज फॉरेस्टेड रिवर्स, लेक्स, राइस पैडीज। सम बिल्ड परमानेंट burrows near water with an underwater entrance and a tunnel that leads to a chamber above the high water lines। तो कुछ ऐसे भी इसमें महावीर होते हैं, शूरवीर होते हैं जो परमानेंट बरो बना करके रखते हैं पानी के पास, और वो बिल के ही अंदर से फिर वाटर बॉडी में निकलते हैं। यानी उधर वाटर बॉडी में भी इनका बिल होता है, इधर ज़मीन पर बिल होता है, यानी बाहर से ये वाटर में नहीं जाते हैं, ये बिल के ही द्वारा वाटर के अंदर से वाटर में निकलते हैं। ऑल्दो अडेप्टेड फॉर वाटर, स्मूथ कॉटेड ऑटर्स आर इक्वली कंफर्टेबल ऑन लैंड एंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ सुटेबल हैबिटेट। तो ये लैंड पर भी खूब दूर तक चल सकते हैं। अब बाकी ये तो वाटर के भीतर तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। फीचर्स और भी हैं इनके। लार्जेस्ट ऑटर इन साउथ ईस्ट एशिया हैं ये। इनका वजन 7 से 11 kg का होता है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट द कवल टाइगर रिजर्व। कवल टाइगर रिजर्व जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना में लोकेटेड है, जिसके बारे में मैंने भी आपको पहले भी कहा था कि ये तेलंगाना के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, नदर्न पार्ट में है। तो थोड़ा जूम इन करके अगर देखें
तो हमें ये दिखता है कि ये महाराष्ट्र बॉर्डर जो यहाँ है, महाराष्ट्र बॉर्डर के नज़दीक में है। और साउथर्न साइड में, सदर्न साइड में अगर देखें तो ये गोदावरी रिवर के नियर है। सो दिस इज़ द गोदावरी रिवर एंड हियर इज़ द बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र। तो एकदम मिड्स्ट ये कवल टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। So this is its location and other facts about Kaval Tiger Reserve. It forms part of the Deccan Peninsula, Central Highlands. Rivers की बात करें तो catchment for river Godavari and Kadam which flow towards the south of the sanctuary. कॉरिडोर की बात करें अगर तो एक टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, जो कि इससे नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो कंवल टाइगर रिजर्व से नॉर्थ में है टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, और इससे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, यानी कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में यहाँ पर लोकेटेड है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो इस तरफ टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और इस तरफ इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में है, और जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में है। और ये कंवल टाइगर रिजर्व ये तो तेलंगाना में है, तेलंगाना के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। सो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए सारी बातें, इसके कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स या लोकेशन के बारे में। वेजिटेशन की बात करें तो सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये। हैबिटेट इट हैज़ डाइवर्स हैबिटेट्स कंप्राइजिंग डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओपन एरियाज, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वाटर बॉडीज। फ्लोरा की बात करें, टीक इज फाउंड एक्सटेंसिवली along with bamboo. As many as 673 plant species have been recorded and the important ones are Anogesus latifolia, Mitragina या Mitragina parviflora, Turbinalia, Serenulata etc. तो ये सारी यहाँ पर फ्लोरा हैं। फौना की बात करें तो फौनल डाइवर्सिटी भी यहाँ पर गजब का है, तो which is typical of the Deccan Plateau. Major wild animals include नीलगाय, चाउसिंगा, सिंकारा, ब्लैक बक, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड फॉक्स, वॉल्फ, जैकाल, फॉक्स, टाइगर, लियोपार्ड एंड द जंगल कैट. This is an important topic with the geography perspective. A team of geologists, mineralogists, and earth and ocean scientists affiliated with institutions in Canada, the US, and the France recently discovered a 72-kilometer fault line on Canada's Vancouver Island. देखो मैप में यहाँ दिख रहा है तुम्हें, यह है वैंकूवर आइलैंड, और यहाँ पर एक 72 किलोमीटर फॉल्ट लाइन देखा गया है, और इन साइंटिस्ट्स ने इस फैक्ट को कंफर्म किया है. सो व्हाट इज़ दिस फॉल्ट लाइन? इट इज़ अ लाइन डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए जियोलॉजिकल फॉल्ट and the earth surface. A fault is fracture or zone of fractures between two blocks of rocks. जनरली उन्हें प्लेट्स कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स. तो आइए एक बार देख लेते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स, वर्ल्ड के जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो किस तरह से हैं. ये वर्ल्ड के 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो इस तरह से हैं. तो यहाँ पर जो कनाडा के पास ये वैंकूवर आइलैंड है, यहाँ पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कनेक्ट हो रहे हैं, और यही कारण भी है कि यहाँ सैन एंड्रियाज फॉल्ट भी दिखता है बहुत बड़ा सा. तो ये वैंकूवर फॉल्ट भी यहाँ इस तरह से मार्क किया गया है, जो 72 किलोमीटर लॉन्ग मार्क किया गया है. जनरली हमें ये सब दिखता नहीं है, ये प्लेट के बीच का जो बाउंड्री है ये दिखता नहीं है, लेकिन जब इस तरह का फॉल्ट कहीं नज़र आ जाता है ना, तो वो अगर आइडेंटिफाई हो गया फॉल्ट के रूप में, तो पता चल जाता है कि ये 2 प्लेट्स के बीच की बाउंड्री है. तो इस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज काउज्ड बाय द स्ट्रेसेस क्रिएटेड एज सेक्शंस ऑफ ए प्लेट और 2 प्लेट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अगर 2 प्लेट हैं, दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, अगर यहीं पर ये प्लेट अगर इधर इनवर्ड अगर मूव करने लगे इस डायरेक्शन में, और ये वाला पार्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करने लगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करे, तो फिर यहाँ क्या होगा, एक रिफ्ट बनना शुरू होगा, एक खाई बनना शुरू होगा, जो सैन एंड्रियाज फॉल्ट के रूप में हम जानते हैं. और यही कारण भी है कि वहाँ पर बहुत ही तेज़ भूकंप कई बार आता है. कई सारे अर्थक्वेक का रिकॉर्ड है यहाँ पर, कई सारे लोगों का
जान गया है इस जगह पर, और तो पता चलता है कि यहाँ पर पैसिफिक प्लेट और नॉर्दर्न प्लेट का एक बाउंड्री है, और दोनों का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलग अलग होने के कारण बार बार अर्थक्वेक और खाई बनता जा रहा है। उसी तरह से वैंकूवर आइलैंड के पास भी एक 72 किलोमीटर लॉन्ग फॉल्ट लाइन आइडेंटिफाई किया गया है। All faults are related to the movement of Earth's tectonic plates. The biggest faults mark the boundary between two plates. जब बहुत बड़ा फॉल्ट मिल जाता है तो वो दो प्लेट, जो अभी मैं आपको 7 प्लेट बता रहा था, उसके बीच का बाउंड्री को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है। फॉल्ट्स अलाउज द ब्लॉक्स टू मूव रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप देख रहे हैं कि एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ऐसा है। जब मूवमेंट होता है तो ये इस तरह से, ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये जो एक प्लेन है, जो इस तरह से एक प्लेन होगा, ये प्लेन अपने आप में कहलाता है फॉल्ट प्लेन, और ये अलाउ करता है दो ब्लॉक्स को एक दूसरे के रिलेटिव में मूवमेंट का। जैसे कि ये नॉर्मल फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि फुट वॉल जो होता है वो कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करता, ये हैंगिंग वॉल उसके नीचे सरक जाता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्रस्ट इनलार्ज होता है, यहाँ क्रस्ट जो है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। सपोज पहले ये दोनों ब्लॉक मिल करके यहाँ तक था, लेकिन जब ये स्लाइड करेगा तो यहाँ इतना सारा क्रस्ट का जो एरिया है, ये एरिया बढ़ जाएगा। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉल्ट द अर्थ क्रस्ट इज एनलार्ज्ड और अर्थ क्रस्ट इंक्रीजेज। तो आंसर होगा नॉर्मल फॉल्ट। और अगर क्वेश्चन आए कि इन विच ऑफ द फॉल्ट द अर्थ्स क्रस्ट डिक्रीजेज, द एरिया ऑफ अर्थ क्रस्ट डिक्रीजेज, द आंसर इज रिवर्स फॉल्ट। बिकॉज रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि ये जो फुट वॉल वाला ब्लॉक है, ये दूसरे वाले ब्लॉक के भीतर में इंसर्ट होने लगता है, और उसके प्रेशर से उसके अंदर इंसर्ट होने के कारण सामने वाला जो ब्लॉक है, ये ऊपर के डायरेक्शन में अपवर्ड मूवमेंट होता है इसमें, जिसके कारण यहाँ जो हैंगिंग लैंड होता है वो ये होता है, हैंगिंग पार्ट ये वाला हो जाता है। और जहाँ पहले ये यहाँ तक एक्सटेंडेड रहा होगा, जब ये ऊपर उठता है तो जगह मारा चले जाता है। दैट मीन्स जो क्रस्ट एरिया था वो कम हो जाता है। आप भी सोच के देखो कि पहले इतना दूर तक था और फिर इतना ऐड करिएगा तो ये कुछ यहाँ तक आएगा, लेकिन सिंस ये ऊपर चढ़ गया ये वाला ब्लॉक, तो एरिया कम हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि इन विच ऑफ द फॉल्ट द क्रस्ट एरिया डिक्रीजेज, द आंसर इज रिवर्स फॉल्ट। और स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट में क्या होता है, तो ना एरिया बनता है ना एरिया घटता है, ये तो बस डिफरेंट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ही होता है। यहाँ देखो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। दैट्स वाई यहाँ पर एरिया का बनने या फिर घटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फॉल्ट्स में रेंज इन लेंथ फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, सच एज सैन एंड्रियाज फॉल्ट, जिसके बारे में अभी तुरंत मैंने बात किया, जो कैलिफोर्निया में है। एनाटोलियन फॉल्ट इन टर्की, बोथ ऑफ विच आर विजिबल फ्रॉम स्पेस, वो इतने बड़े हैं कि स्पेस से भी दिख जाते हैं। मोस्ट फॉल्ट्स प्रोड्यूस रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट ओवर जियोलॉजिकल टाइम। जैसे कि हमारे, अगर बात करें हमारे इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ अर्थक्वेक देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज इंडियन प्लेट इज गोइंग इन साइड द यूरेशियन प्लेट, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो हिमालय जो है वो हर साल थोड़ा सा सेंटीमीटर मिलीमीटर में अप जा रहा है, लेकिन उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में कुछ गजब का भूकंप हर 10 साल 15 साल पर देखने को मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट। द फॉल्ट सरफेस कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड सम आर्बिट्रेरी एंगल इन बिटवीन। Earth scientists use the angle of the fault with respect to the surface known as the dip and the direction of the slip along the fault to classify faults. अब यहाँ पर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। सो प्लीज़ हैव अ लुक ओवर देम। मैंने जो बातें थी यहाँ डायग्राम में, आपको जो बातें मैंने आपको समझाई है उसी को पॉइंट वाइज मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इससे जितना ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं लीजिए। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट वैंकूवर आइलैंड ऑफ कनाडा, जहाँ पर 72 किलोमीटर फॉल्ट लाइन मिला है, और इसे जियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट ने कंफर्म भी कर दिया है। डेमा ऑर्केस्ट्रिया एलेनेसिस। रिसर्चर्स एट बहरामपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा ने हाल ही में चिलिका लेक में एक नया स्पीसीज को
ढूंढ के निकाला है। दिस स्पेसीज इज ऑफ मेरीन एम्फीपोड फैमिली नेम्ड डेमो ऑर्केस्टिया एलनेसिस। न्यू स्पेसीज ऑफ मेरीन एम्फीपोड ए श्रिम्प लाइक क्रस्टेशिया ऑफ द जेनस डेमो ऑर्केस्टेसिया। प्रेजेंट डिस्कवरी हैज़ एडेड वन मोर स्पेसीज टू द जेनस डेमो ऑर्केस्टिया। पहले ये 5 होते थे, अब ये 6 हो गए हैं। इट इज़ वाइट इन कलर एंड लेस देन 15 मिलीमीटर लेंथ। 13 पेयर ऑफ लेंथ है, जिसमें से कि 3 पेयर्स का ये यूज करता है वाटर में स्विमिंग के लिए और 8 पेयर्स का यूज करता है वॉकिंग ऑन लैंड के लिए। तो ज़मीन पर चलने के लिए 8 पेयर्स और तैरने के लिए 3 पेयर। इसके अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन है, बट हमें एग्ज़ाम के लिए इन्हीं बातों पर फोकस करना है कि हाल ही में ओडिशा के चिलिका लेक में बहरामपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नया स्पीसीज ढूंढ के निकाला है जो डेमा ऑर्केस्टिया एलेनेसिस है। इट इज़ ए काइंड ऑफ श्रिम्प लाइक कर्टेसिया, ओके, और जेनस है इसका डेमो ऑर्केस्टेसिया। स्टोनहेंज, दिस इज़ ए काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज। एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन उससे ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन में एक स्टोनहेंज लोकेटेड है। ये अपने आप में एक एंशियंट आर्किटेक्चर है। एंशियंट भी क्या कहें, स्टोन एज का आर्किटेक्चर है और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग है। एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसे 1986 में इसे हेरिटेज साइट के फॉर्म में सिलेक्ट किया गया था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के पास में नियर बाय एक टनल का प्रोजेक्ट पास किया है गवर्नमेंट ने, यानी कि टनल बनने जा रहा है। तो उस टनल के प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कुछ एक्टिविस्ट्स ने प्रोटेस्ट किया है। सो दिस इज़ इन न्यूज। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कोई हाल का बना हुआ नहीं है। ये कहा जाता है कि आज से 5000 ईयर्स एगो लेट न्योलिथिक एज में इसको बनाना शुरू किया गया था एंड 1000 ईयर्स लेटर इट वाज बिल्ट इन 4 लॉन्ग स्टेजेस। तो 4 चरणों में इसकी रचना हुई थी, संरचना हुई थी और ये 4000 साल पहले बन के तैयार हुआ था। फाइनल वर्क के बारे में कहा जाता है कि फाइनल वर्क 1500 BC में हुआ था। दैट मीन्स आज से 3500 वर्ष पहले 3500 ईयर्स एगो इसका लास्ट काम फाइनल हुआ था। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मास्टर पीस इन इट सेल्फ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े पत्थर, जिसमें एक पत्थर का मिनिमम जो वेट है करीब 25 टन होता है, तो बिना किसी मैकेनिकल सपोर्ट के, बिना किसी कोई वैसा एनिमल के सपोर्ट के, और यहाँ से 225 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है वो ये स्टोन जहाँ से लाया गया है। ऐसे स्टोन इस जगह से 225 किलोमीटर दूर में पाए जाते हैं, जो कि लोकेटेड है वेस्ट वेल्स में, अबाउट 225 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टोनहेंज। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही क्यूरियस फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आखिर 225 किलोमीटर की दूरी से बिना किसी मैकेनिकल सपोर्ट के अर्ली मैन ने, नियोलिथिक पर्सन यहाँ लेकर आए कैसे, फिर इतना बड़ा जोखिम उन लोगों ने क्यों उठाया, ये बनाकर उन्हें क्या मिला, ये उन्होंने कैसे बनाया, ये हमेशा क्वेश्चन बन के हमारे लिए, एक क्यूरियस क्वेश्चन बन के हमारे लिए रहता है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दैट्स वाई इट इज़ ए न्यूज़, सो वी शुड नो अबाउट इट।